हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईज एडू पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं ज्योग्राफी अर्थात भूगोल विषय से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हमारी पृथ्वी चैप्टर से रिलेटेड है। यह चैप्टर आपको क्लास 6 में पृथ्वी एवं उसकी गतियां और क्लास 7 में पृथ्वी के अंदर ताकझांक, इन दोनों चैप्टर के अंदर जो निचोड़ है उससे जुड़े हुए यानी कि अर्थ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं इस सिलेबस के आधार पर मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का चुनाव किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस परीक्षा में आपके लिए क्लास 10 तक के ज्योग्राफी का मटेरियल आने वाला है, जो कि 10 अंकों के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो बहुत ही चुनिंदा सवाल आपके लेकर आए हैं। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? इसका राइट आंसर होगा 23.5 डिग्री अर्थात 23.5 डिग्री। जी हाँ, पृथ्वी का जब हम ग्लोब को देखते हैं तो आप देख सकते हैं, उस ग्लोब को एक अनुमान लगाएंगे तो ग्लोब का जो ऊपरी सिरा होता है, उसी तरह से धरती का जो ऊपरी सिरा है वह उत्तरी ध्रुव कहलाता है, नॉर्थ पोल, और जो दक्षिणी सिरा है उसको हम दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल कहते हैं। तो यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो मिलाने वाली रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। आप ग्लोब को भी देखते हैं तो ग्लोब हल्का तिरछा होता है, झुका होता है। तो दरअसल उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक कनेक्ट करने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको हम अक्ष कहते हैं, और इस अक्ष पर उसका जो झुकाव है वह 23.5 डिग्री है। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? इसका राइट आंसर होगा 24 घंटे। जी हाँ, घूर्णन काल से संबंध में घूर्णन काल हम वैसे उस समय को कहते हैं जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगा लेती है। यानी जिस समय पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाती है वह समय हमारा घूर्णन काल है, और यह 24 घंटे का होता है। और इसी घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात संभव हो पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, और जिधर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उधर दिन होता है, और जिस तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है उस समय वहां पर रात होती है। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। जी हाँ, पृथ्वी का जो घूर्णन दिशा है वो हमेशा पश्चिम से यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है। यानी कि इसका घूर्णन हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। साथ साथ परिक्रमण गति का भी जो डायरेक्शन है वो यही होता है। परिक्रमण गति यानी कि सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाती है यह भी पश्चिम से पूर्व की ओर ही चक्कर लगाती रहती है। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 365 दिन 6 घंटे। जी हाँ, अब इससे आप समझ गए होंगे कि परिभ्रमण काल हम किसको कहते हैं। परिभ्रमण काल का अर्थ हो गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक पूरा चक्कर जितनी अवधि में तय करती है उसे हम परिभ्रमण काल कहते हैं। इसे परिक्रमण काल भी कहा जाता है। तो घूर्णन काल और परिभ्रमण काल में डिफरेंस याद रखना है। घूर्णन काल मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, और जितने समय में घूमना वह घूर्णन काल, जो कि 24 घंटे यानी कि दिन रात की कुल अवधि। और उसी प्रकार से परिभ्रमण काल अर्थात पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेना, यानी कि पूरे एक साल की अवधि 365 दिन 6 घंटे। हमारा अगला सवाल है, ध्रुवों पर दिन तथा रात की अवधि कितनी लंबी होती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 6 महीने। जी हाँ, ध्रुव जो होते हैं ये बिल्कुल सबसे ऊपर के भाग हैं या फिर सबसे निचले भाग होते हैं, और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई परिक्रमा जो करती रहती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर जो लगाती रहती है, तो वैसे ही टिल्टेड वे में ही चक्कर लगाती है। इस कारण ध्रुवों पर, जिस ध्रुव पर जहां दिन हो जाता है वहां 6 महीने तक दिन ही रहेगा, उसके अपोजिट ध्रुव पे फिर 6 महीने तक रात रहेगी। फिर इसी का उल्टा क्रम होगा, दूसरे ध्रुव पर फिर 6 महीने दिन होगा, फिर वहां 6 महीने की रात होती है। और इस प्रकार 6 महीने लंबा दिन और रात का अवधि होता है ध्रुवों पर। हमारा अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 21 जून। जी हाँ, 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की किरणें जो हैं वह विषुवत रेखा से उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसीलिए दिन की अवधि इस समय लंबी हो जाती है, और इस समय सूर्य का ताप भी अधिक होता है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में इस दिन को सबसे लंबा दिन यानी कि सबसे बड़ा दिन होता है। हमारा अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 22 दिसंबर। जी हाँ, 21 जून के ठीक 6 महीने बाद
22 दिसंबर आता है और 22 दिसंबर को पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा कर चुकी होती है। इसके बाद जो है आधी परिक्रमा करने के बाद यह सूर्य के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। ऐसे में अब पृथ्वी का झुकाव क्या हो जाता है कि सूर्य के ठीक विपरीत यानी कि अपोजिट हो जाता है। इसीलिए इस समय पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, जिसके कारण वहां पर दिन लंबा होगा, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इस समय सबसे छोटा दिन हो जाएगा, अर्थात उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, किन तिथियों को दिन रात की अवधि समान होती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर। जी हां, ये दो तिथि ऐसे हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस दिन पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न ही सूर्य के विपरीत यानी टिल्टेड होते हुए भी वह लगभग सीधी हो जाती है। इस दिन सूर्य का प्रकाश क्या होगा कि सभी अक्षांश रेखाओं पर दो बराबर बराबर भागों में बटेगा। तो क्योंकि सूर्य के बिल्कुल ठीक सामने सामने है यह और बिल्कुल सीधा है, इस कारण से इस दिन दिन और रात्रि की अवधि बिल्कुल बराबर हो जाती है। इसीलिए इन दोनों डेट्स को, इन दोनों तिथियों को समदिवारात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि समदिवारात्रि, सम का मतलब समान, दिवा का मतलब दिन, रात्रि मीन्स रात, यानी कि समान अवधि का दिन और रात। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 दिसंबर। जी हां, अभी थोड़ी देर पहले पिछले सवाल में मैंने देखा कि 22 दिसंबर को क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है वहां सबसे छोटा दिन होता है। रीजन क्या था? क्योंकि उस समय दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, अर्थात जिस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, ठीक उसी तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, क्योंकि वह भाग सूर्य के सामने होगा। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। इसी से रिलेटेड अगला सवाल है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसको कैसे याद कर लेना है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब था? 21 जून। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा 21 जून, क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के ठीक सामने होगा, मतलब उसके जस्ट अपोजिट में होगा दक्षिणी गोलार्ध, इसीलिए उस दिन वहां पर सबसे छोटा दिन होगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा। जी हां, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध यानी कहने का मतलब पृथ्वी को समझिए अगर गोल बिल्कुल गेंद की तरह मान लिया जाए और उस गोल के बिल्कुल बीचों बीच समझिए कि हम ऐसी रेखा खींचे, वृत्ताकार रेखा, जो उसको दो बराबर भागों में समझिए कि आधा आधा टुकड़ा बना दिया जाए कटोरी की तरह से, तो यानी कि वैसी कोई रेखा जो बिल्कुल बीचों बीच गुजरेगी, जिससे कि ऊपर का भाग कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और उसके नीचे का भाग कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो यानी कि इसको ऐसी रेखा जो बिल्कुल बीचों बीच इन दोनों को अलग कर रही है, उस रेखा को ही हम भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां सालों भर गर्मी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंध। जी हां, पृथ्वी को अलग अलग रेखाओं के जरिए अलग अलग कटिबंधों में बांटा गया है। तो पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहां सालों भर गर्मी पड़ती है। अब सालों भर गर्मी कहां पड़ेगी? कॉमन सेंस की बात है कि विषुवत रेखा पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच गुजर रही है। तो पृथ्वी चाहे अपने अक्ष पर झुकी भी रहे या सीधी भी रहे, बीच का भाग तो ठीक सूर्य के सामने ही होगा, यानी विषुवत रेखा के पास का जो भाग होगा वह सबसे गर्म होगा। और इस क्षेत्र को हम इसीलिए कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब गर्म होता है, यानी वैसा कटिबंध जो कि सालों भर गर्मी का क्षेत्र होगा, वही क्षेत्र हमारा कहलाता है उष्ण कटिबंध। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई है? तो इसका अनुमानित जो समय है वह माना जाता है 4.54 अरब साल पहले। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर कई सारे कार्बन डेटिंग्स रिसर्च हुए हैं और इस रिसर्च के कारण वैज्ञानिक यह मानते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वह 4.54 अरब साल पहले, मतलब कह सकते हैं 454 करोड़ साल पहले, लगभग 450 करोड़ साल पहले यह पृथ्वी उत्पन्न हुई है। हालांकि पृथ्वी के उत्पन्न में कई सारे थियरीज भी हैं, जैसे बिग बैंग थियरी है, जिसमें यह माना जाता है कि यह पूरा ब्रह्मांड पहले कहीं एक ही बिंदु पर केंद्रित था, कि कुछ बड़ा गोला था और उसमें कुछ ऐसा धमाका हुआ जिससे कि ये सारे कण अलग अलग छितरा गए, तितर बितर हो गए, और इसी प्रकार से अलग अलग पिंडों के संघनित होने से अलग अलग ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, तारे, उल्का पिंड, जो भी चीजें हैं, इन सब चीजों का निर्माण हुआ है।
तो खैर, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में मत यह है कि लगभग 450 करोड़ साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी 3 परतों में बटी हुई है। तो पृथ्वी का जो 3 परत है, सबसे ऊपर की परत को हम भूपटल अथवा क्रस्ट के नाम से जानते हैं। अर्थात सबसे ऊपरी परत क्या कहलाएगी? भूपटल अथवा क्रस्ट। तो भूपटल जो है, इसको भूपर्पटी भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हम अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और इसी भूपटल के ऊपर हम निवास करते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, या फिर जो भी खनिज हम निकालते हैं, जैसे कि कोयला, लोहा, सोना, हीरा, जो भी खनिज तेल है, पेट्रोलियम वगैरह, तो ये सब जहां से हम खुदाई करते हैं, ये सब समझिए तो भूपटल से ही निकाला जाता है। और इसका जो सबसे ऊपरी परत है, इसमें भूपटल में इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मुख्य रूप से 2 तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तत्वों की यहाँ प्रधानता भी है, सियाल के नाम से भी जानते हैं। खैर, अगला सवाल है इसी से रिलेटेड जो था कि पृथ्वी के भूपटल में किन तत्वों की प्रधानता है। तो इसकी बात अभी मैंने की कि इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता होने के कारण ही सिलिकॉन का जो संक्षेप होता है वो SI, आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम के लिए Al लिख सकते हैं। SI और Al को अगर आप मिक्स कर देंगे तो इससे क्या बनेगा? सियाल। इसीलिए इस भूपटल को सियाल के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी के मेंटल अथवा प्रवार में किन तत्वों की प्रधानता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। जी हाँ दोस्तों, मेंटल पृथ्वी की दूसरी परत होती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपटल या भूपर्पटी, अर्थ क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। सेकेंड जो इसका भाग है, दूसरी जो परत है, इसे हम मेंटल या फिर हिंदी में से प्रवार कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। सिलिकॉन का वहां पर जो संकेत होगा SI से सिलिकॉन, और मैग्नीशियम का वैसे संकेत तो Mg होता है, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री के संकेत की आवश्यकता नहीं है। मैग्नीशियम का Ma से अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर उसी संकेत को यूज कर लेंगे अगर हम Si प्लस Ma यानी कि सीमा। इसीलिए पृथ्वी के मेंटल को हम सीमा के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा क्रोड। जी हाँ, क्रोड को इंग्लिश में कोर कहा जाता है। तो अर्थ का जो क्रोड है वह सबसे आंतरिक परत होती है। हालांकि आंतरिक परत जो है क्रोड, यह भी 2 भागों में बटी होती है। एक बाह्य क्रोड, मतलब क्रोड का जो बाहरी भाग है वह बाह्य क्रोड कहलाता है, और क्रोड का जो अंदर वाला भाग है उसे हम आंतरिक क्रोड के नाम से जानते हैं। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी के क्रोड में किन तत्वों की प्रधानता है? तो इसका राइट आंसर होगा निकेल और लोहा। जी हाँ, क्रोड में मुख्य रूप से निकेल और लोहा, ये 2 तत्व काफी प्रधानता के साथ पाए जाते हैं। इसीलिए लोहा बहुत ही भारी तत्व होता है, इसका घनत्व अधिक होता है, इसीलिए क्रोड जो है वह काफी भारी है। तो निकेल और लोहा, तो निकेल के लिए आप Na कह सकते हैं, लोहा के लिए Fe होता है, Na प्लस Fe, यानी कि इसे आप संक्षेप में नीफे कह सकते हैं। तो इस तरह से सियाल, सीमा और नीफे, ये 3 परतें भी हो सकती हैं। सियाल मीन्स भूपटल, सीमा यानी कि मेंटल प्रवार, और नीफे यानी कि यह हमारा सबसे निचली परत क्रोड हो गया। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी की कौन सी परत पिघली हुई अवस्था में है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा क्रोड। जी हाँ, क्रोड की जो बाहरी परत होती है ये बिल्कुल पिघली हुई अवस्था में होती है। हालांकि ध्यान देंगे, बाहरी क्रोड, भीतरी क्रोड नहीं। भीतरी क्रोड बिल्कुल एकदम सॉलिड है, एकदम ठोस है वह, क्योंकि वहां इतना ज्यादा वहां संघनन, इतना ज्यादा हाई प्रेशर पड़ता है, वहां पर अंदर पे दबाव इतना पड़ता है कि उसके कारण सभी मटेरियल ठोस ही है, टेम्परेचर अधिक होने के बावजूद भी। लेकिन इसका जो बाहरी भाग होता है वहां प्रेशर थोड़ा कम है, इस कारण अधिक टेम्परेचर होने के कारण वह पिघली हुई अवस्था में वहां पर मौजूद है। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 43 किलोमीटर। जी हाँ, भूमध्य रेखीय व्यास कहने का मतलब भूमध्य रेखा से जो वृत्त बन रहा है उसका व्यास कितना है, और विषुवतीय व्यास मतलब विषुवत रेखा से जो वृत्त बनेगा, यानी एक गोलार्धों के मतलब जो ध्रुव है, ध्रुवों के संगत व्यास क्या है तो वह कम है, और जो भूमध्य रेखीय व्यास है वह अधिक है। तो इसमें इसके बीच का डिफरेंस जो है वह 43 किलोमीटर होता है, क्योंकि ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर होता है, जबकि विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। इसीलिए इसका जो डिफरेंस आता है वह 43 किलोमीटर होता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितना है?
पृथ्वी के केंद्र यानी कि आप समझ रहे हैं क्रोड की बात की जा रही है, इसका राइट आंसर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, क्रोड का जो आंतरिक क्रोड है वो बहुत ही गर्म है, मैंने पहले ही बताया है। तो यहाँ पर टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हालांकि आंतरिक क्रोड का टेम्परेचर ज्यादा है, फिर भी वहां पर प्रेशर अधिक होने के कारण वह पिघली हुई अवस्था में नहीं है। लेकिन बाहरी क्रोड का टेम्परेचर इससे कम होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है, फिर भी दबाव कम होने के कारण वह पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी कितने टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 प्लेटों में। जी हाँ, पृथ्वी के अंदर जो धरातलीय भाग है, जो प्लेट्स, कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते रहते हैं। भूकंप वाले चैप्टर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि भूकंप का मूल कारण क्या है, या टेक्टोनिक प्लेट्स का मूव करके एक दूसरे से टकराना। तो ऐसे पूरे विश्व भर में यानी कि धरती के अंदर पूरे ऐसे 8 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिसके अंतर्गत यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है। तो इस तरह से करके कुल मिलाकर के 8 प्लेटों में यह धरती बटी हुई है, और यही प्लेट्स टकराने के कारण ही भूकंप की उत्पत्ति होती है पृथ्वी के अंदर। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? यहां पर की के जगह पर को हो गया है, क्षमा करेंगे इसके लिए। पृथ्वी की सतह का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर अथवा 19.7 करोड़ वर्ग मील। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की सतह का कुल क्षेत्रफल, ये बिल्कुल सतह का क्षेत्रफल, इसलिए इसको याद कर लेना है। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, मतलब पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल हो गया वह लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर हम कह सकते हैं। अगर मील में कहेंगे तो 19.7 करोड़ वर्ग मील कह सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, कर्क रेखा विषुवत रेखा के किस ओर गुजरती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा उत्तरी ओर। विषुवत रेखा मैंने पहले ही बताया कि पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटने वाली रेखा, जो बीचों बीच, उसको समझिए कि पृथ्वी को 2 कटोरे के रूप में बांट दे, तो वैसी बीच की रेखा जो होगी विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा के उत्तरी ओर का भाग जो होता है वह कर्क, यानी कि विषुवत रेखा से हम जब, इसका राइट आंसर आप देख रहे हैं कि उत्तरी ओर 23.5 डिग्री, यानी विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री जब उत्तर की ओर जाएंगे तो यह जो रेखा है वह कर्क रेखा कहलाती है। वैसे ही विषुवत रेखा से अगर आप 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ चले जाएंगे तो वह मिलेगा, वहां पर जो मिलेगा हमको मकर रेखा, यानी कि कर्क रेखा की स्थिति उत्तर की तरफ, मकर रेखा की स्थिति जो है वह विषुवत रेखा के दक्षिण की तरफ होती है। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी के नीचे कितनी गहराई तक जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 32 मीटर। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के नीचे हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है। जैसे अभी आपने देखा कि पृथ्वी के केंद्र तक चले जाए तो 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है, बाहरी क्रोड में भी 4000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है। यानी जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और लगभग 32 मीटर की गहराई तक जाने में टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय।